नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार पाठक है और आज हम मैनेजमेंट के परिचय के संबंध में चर्चा करेंगे। लर्निंग आउटकम्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल्स द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, understand the different functions and the level of management, differentiate the management versus administrations, understand the managerial roles and managerial skills, understand the importance of management. सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता का मूल आधार उसके मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। एक प्रभावी मैनेजमेंट के बिना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना भी अधिक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, कैपिटल हो, उसके पास जो है मटेरियल्स हो, उसके साथ पास काम करने वाले कर्मचारी हो और नई नई टेक्नोलॉजी हो, नई मशीन हो, लेकिन जब तक प्रभावी मैनेजमेंट नहीं है इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। मैनेजमेंट को संकुचित अर्थों में मैनेजमेंट की जो डेफिनेशंस दिया गया है उसके अनुसार मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन विद बेस्ट पॉसिबल मीन्स। मैनेजमेंट का आशय सर्वोत्तम तरीके से कार्य कराने की कला है। यहाँ कार्य करने की कला नहीं, कार्य कराने की कला। यदि मैं आपसे पूछूं कि घोड़ा चलाना आसान है या रथ चलाना जिसमें कि 5 घोड़े हैं, तो निश्चित ही रथ चलाना जो है वो कठिन टास्क होगा, क्योंकि घोड़े को आप जिस डायरेक्शंस में ले जाना चाहें उस डायरेक्शंस में घोड़ा जाएगा, लेकिन रथ जिसमें 5 घोड़े हैं और 5 घोड़ों का डायरेक्शंस जो है अलग अलग दिशा में, उनके मुंह अलग अलग दिशा में, उन्हें एक साथ ले जाना यह काफी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है और मैनेजमेंट जो है वो यही कार्य करता है। इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज the art of getting work done with the best possible means. Management is a both art and science which does planning, organizing, coordinating, directing, motivating of human endeavor to achieve the predetermined targets and objectives. Management एक कला और विज्ञान भी है, क्योंकि यह प्रशासन के द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय प्रयासों का नियोजन करता है, उनका संगठन करता है, कोऑर्डिनेशंस करता है, डायरेक्शंस करता है, मोटिवेशंस करता है और कंट्रोलिंग का कार्य करता है। आइए अब देखते हैं मैनेजमेंट की परिभाषाएं क्या हैं। अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर्स, इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ नोइंग दैट व्हाट यू वांट टू डू देन सीइंग इट इज डन इन अ बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। कि मैनेजमेंट यह ज्ञात करने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह देखना कि सर्वोत्तम एवं मितव्ययतापूर्ण ढंग से कैसे किया जाता है। हेनरी फ्यूल, जिन्हें फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, इन्होंने डेफिनेशन दिया है, टू मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कंट्रोल, टू कोऑर्डिनेट एंड टू मोटिवेट। मैनेजमेंट का जो आशय है वो है, मैनेजमेंट जो है फोरकास्ट करना, पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, कोऑर्डिनेट करना और नियंत्रण करने का कार्य होता है। मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट समझना होगा कि मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण और जो है कोऑर्डिनेशंस, ये सारी चीजें आती हैं। सेकेंड, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेशंस, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशंस, ये सारी क्रियाएं लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार हमने प्लानिंग का कार्य कर लिया, एक बार हमने एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट कर लिया, उनका सिलेक्शन हो गया, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दी, एम्प्लॉय को मोटिवेशंस किया और उनके कंट्रोलिंग का पार्ट हुआ, उसके बाद इसकी आवश्यकता नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशंस के प्रत्येक पग में मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है और मैनेजमेंट की क्रियाएं लगातार चलती रहती है। मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट है सोशल प्रोसेस कहा जाता है क्योंकि मैनेजमेंट की सारी क्रियाएं समाज में, समाज के व्यक्तियों के लिए और समाज के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। मैनेजमेंट के अंतर्गत प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी क्रियाएं तो चलती रहती है, लेकिन इन सब क्रियाओं के अतिरिक्त आने वाले समय में एक नई विचारधारा एवं तकनीक की खोज का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत फोरकास्टिंग जो है, तथ्यों का विश्लेषण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से जो प्रबंध को गतिमान बनाया रखा जाता है और इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ पर्पसफुल। ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी कार्य होता है वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही होता है, बिना उद्देश्य के मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। तो पूर्व निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य का पहले निर्धारण किया जाता है और उन लक्ष्य और निर्धारण को प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस में बेसिकली 3 प्रकार के मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की आवश्यकता तीनों लेवल के मैनेजमेंट पर पड़ती है।
तीनों लेवल के मैनेजमेंट स्थिति, परिस्थिति, सिचुएशंस, स्ट्रक्चर्स के अनुसार अपने अपने डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। मैनेजमेंट के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो मनुष्य के द्वारा किया जाता है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है। मैनेजमेंट की सारी क्रियाएं, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, कंट्रोलिंग हो, डायरेक्टिंग हो, ये सारी एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप फिनोमेना। मैनेजमेंट एक अकेले व्यक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता है, इसके लिए दो या दो से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल। मैनेजमेंट सार्वभौमिक होते हैं, चाहे इसके सिद्धांत, इसके प्रिंसिपल जो है सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो या विश्वविद्यालय, व्यापार छोटा हो या बड़ा, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो, रेलवे हो, हॉस्पिटल हो, सारी जगह मैनेजमेंट के नियम, सिद्धांत और प्रिंसिपल जो है सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड आर्ट। कुछ लोगों का कहना है कि मैनेजमेंट साइंस है, तो कुछ लोगों का कहना है कि मैनेजमेंट आर्ट है। मैनेजमेंट साइंस, इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि साइंस क्या है। विज्ञान किसी भी विषय का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कारण एवं परिणाम के बीच मत संबंध की व्याख्या करती है। विज्ञान के कुछ अपने निश्चित नियम एवं सिद्धांत होते हैं। विज्ञान के नियम और सिद्धांत प्रयोग पर आधारित होते हैं और ये यूनिवर्सल्स होते हैं, सारी जगह पे ये नियम और सिद्धांत जो है सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। ये सारी चीजें मैनेजमेंट में भी होती है। मैनेजमेंट में भी किसी भी विषय का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान और अध्ययन होता है। मैनेजमेंट कारण एवं परिणाम के बीच संबंध की व्याख्या करता है कि यदि स्ट्राइक हो रहा है, हड़ताल हो रही, तालेबंदी हो रही है, तो उसका कोई रीजन है, एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है, एम्प्लॉय में कॉन्फ्लिक्ट है या और कोई भी रीजन हो सकता है। इसके भी खुद के सिद्धांत और प्रिंसिपल्स होते हैं। इसके सिद्धांत और प्रिंसिपल जो होते हैं वो विज्ञान पर आधारित होते हैं, यूनिवर्सल्स होते हैं, ये प्रयोग पर आधारित होते हैं, तो इसलिए मैनेजमेंट को विज्ञान कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि मैनेजमेंट इज आर्ट है, मैनेजमेंट कला है। तो कला क्या होती है? चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करना ही कला होती है। कला के अंतर्गत किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग बताया जाता है। उसी प्रकार मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के अंतर्गत भी मैनेजमेंट कार्य करने के लिए प्रबंधक को प्रबंध की कला का ज्ञान होना आवश्यक है। कला रचनात्मक होती है, उसी तरह से मैनेजमेंट में भी रचनात्मक इनोवेशंस जो है उसका गुण निहित होता है। तो ये सारे तत्व जो है मैनेजमेंट के होने के कारण जो है मैनेजमेंट को कला और विज्ञान कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सारे प्रोफेशन के अंतर्गत आते हैं। प्रोफेशन के अंतर्गत किसी भी विषय का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन आवश्यक होता है। पैसे के लिए जो है विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, पैसे के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, पैसे का उद्देश्य सेवा करना होता है, पैसे के लिए पारिश्रमिक जो है आवश्यक होती है लेकिन अनिवार्य नहीं होती। ये सारे गुण मैनेजमेंट में भी होते हैं और एक मैनेजर्स को भी ये सारी चीजें करनी होती है, इसलिए मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग डन। जैसे कि हमने देखा है कि मैनेजमेंट लोगों से काम करवाने की कला है। लीडरशिप के द्वारा, मोटिवेशंस के द्वारा जो है लोगों से काम करवाया जाता है, उन्हें डायरेक्शंस दिया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता है, उसे छुआ नहीं जा सकता है, बस मैनेजमेंट को रिजल्ट के रूप में महसूस किया जा सकता है। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत अपने अच्छे तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसका मैनेजमेंट प्रभावी है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज इनबॉर्न और एक्वायर्ड एबिलिटी। यह कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। इसका मतलब कुछ लोग बचपन से ही इतने योग्य, चतुर और अनुभवी होते हैं कि वह दूसरों पर नियंत्रण कर सकते हैं। उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, उनमें लोगों को मोटिवेट करने की उनके में एबिलिटी होती है, इसलिए कहा जाता है कि मैनेजर आर इज इनबॉर्न क्वालिटी। परंतु कुछ लोगों का मानना है कि मैनेजमेंट इज एक्वायर्ड एबिलिटी। मैनेजमेंट जो है वर्जित प्रतिभा है। विभिन्न मैनेजमेंट के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग एवं प्रशिक्षण के माध्यम से मैनेजर स्किल डेवलप की जाती है, लोगों में लीडरशिप स्किल, मैनेजर की क्वालिटी डेवलप की जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी। मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें उसके फंक्शंस को जानना होगा। यह कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज व्हाट द मैनेजमेंट डज। मैनेजमेंट वही है जो मैनेजमेंट का कार्य करे। मैनेजमेंट को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस के अंतर्गत प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेशंस, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन आते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस के अंतर्गत कम्युनिकेशंस, इनोवेशंस एंड डिसीजन मेकिंग्स आते हैं। वन बाय वन हम सारे फंक्शंस को देखते हैं। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट
आइए देखते हैं कि मैनेजमेंट्स के फंक्शंस क्या हैं। फर्स्ट, प्लानिंग। जब तक आप यह नहीं जानते हैं कि आपको कहां जाना है तो दुनिया की कोई भी सड़क आपको वहां नहीं ले जा सकती है जहां आपको जाना है। तो यह प्लानिंग की महत्ता को स्पष्ट करता है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन इज टू डू एंड हु इज टू डू। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले उस संबंध में हमें अनुमान लगाना पड़ता है कि कौन सा कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा, कौन सा कार्य हमें करना है, कौन से कार्यक्रम के दौरान कौन कौन सी परेशानी आ सकती है, उन परेशानियों को दूर कैसे किया जा सकता है, कार्य के दौरान बजट क्या आएगा। इन सभी के बारे में हम एक रूपरेखा बनाते हैं, एक फोरकास्टिंग करते हैं और उसके पश्चात फिर हम आगे कोई सा भी डिसीजन लेते हैं। तो यह प्लानिंग होता है। प्लानिंग के बाद सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। सिर्फ प्लानिंग से ही कुछ नहीं होता है, आवश्यकता होती है प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने की। ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ असाइनिंग ड्यूटी, ग्रुपिंग टास्क, establishing authority and allocating resource required to carry out a specific plan। जब दो या दो से अधिक लोग एक जगह पे पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इकट्ठा होते हैं और उनके बीच में अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी होती है, उनके बीच में ग्रुप जो है टास्क है असाइन किया जाता है, टास्क को पूरा करने के लिए अधिकार दिए जाते हैं, उनको रिसोर्स एलोकेट किया जाता है और वहां पर एक क्लियर कट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। प्रभावी ऑर्गेनाइजेशंस के बिना मैनेजमेंट की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यदि रेलवे स्टेशन में 1000 लोग है या 100 लोग है ट्रेन का वेट करने के लिए अगर खड़े हुए हैं तो यह ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि उन सबके बीच में कोई भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है। यह ऑर्गेनाइजेशन ना होकर भीड़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टाफिंग। Staffing is the management functions of recruitment, selections, placement, approval, development of people to occupy the role in organizational structures। मैनेजमेंट का तीसरा महत्वपूर्ण फंक्शन होता है कर्मचारियों की नियुक्ति करना, क्योंकि बिना कर्मचारियों की नियुक्ति के ऑर्गेनाइजेशन प्रभावी संगठन नहीं हो सकता है। प्रभावी संगठन के बिना मैनेजमेंट की कल्पना नहीं की जा सकती है। बड़े उपक्रम जो होते हैं वहां पर अलग से सेवी वर्गीय विभाग होता है, जहां स्टाफिंग के अंतर्गत सारे कार्य जो है एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, उनके प्लेसमेंट, उनके डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल संबंधी सारे कार्य किए जाते हैं। स्टाफिंग कार्य के अंतर्गत व्यक्ति कार्य के लिए और कार्य व्यक्ति के लिए सिद्धांत का पालन किया जाता है। अगला फंक्शन है डायरेक्शंस। डायरेक्टिंग फंक्शंस इन्वॉल्व्स द प्रोवाइडिंग लीडरशिप, इंटीग्रेटिंग पीपल एंड टास्क, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइडिंग क्लाइमेट फॉर सबऑर्डिनेट डेवलपमेंट। यदि बैलागाड़ी में गाड़ी हाँकने वाला ना हो तो गाड़ी जो है किसी भी दिशा में जा सकता है। तो यही काम डायरेक्शंस का होता है। प्रबंध मस्तिष्क की भांति होता है और इसका कार्य संपूर्ण व्यवसाय एवं उद्योग को संचालित करना होता है। यह अन्य कर्मचारियों को भी आवश्यक कार्य करने हेतु दिशा निर्देश देने का काम करता है, लीड करता है, गाइडेंस करता है, कोच करता है। अगला फंक्शन है मोटिवेशंस। मोटिवेशन इज अ इंपॉर्टेंट फंक्शंस विच एनकरेज द पर्सन टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड हेल्प इन रीचिंग एंटरप्राइजेस गोल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, काम करते करते वो थक जाते हैं, कार्य के प्रति निरस्ता आ जाती है, बोर हो जाते हैं, कार्य में उनका मन नहीं लगता है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारियों को कार्य के प्रति लगाव, आकर्षण एवं प्रेरणा दी जाती है, जिससे कि वो मन लगाकर काम कर सके। यही अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा जो है वो मॉनेटरी मोटिवेशंस, मॉनेटरी टर्म में भी दी जा सकती है और नॉन मॉनेटरी टर्म में भी दी जा सकती है। मॉनेटरी टर्म में एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाकर, बोनस, इंसेंटिव जो कि पैसे से रिलेटेड होती है, आप अपने कर्मचारियों को कार्य के प्रति मोटिवेट करते हैं। नॉन मॉनेटरी टर्म में आप अपने कर्मचारियों की प्रशंसा करके, उनके लिए क्लैपिंग करवा के, जोशीले भाषण दे के या जॉब सिक्योरिटी की भावना पैदा करके आप अपने एम्प्लॉय कर्मचारियों को जो है मोटिवेट करते हैं। इसी प्रकार मोटिवेशन जो है वो पॉजिटिव मोटिवेशंस भी होता है, नेगेटिव मोटिवेशंस भी होता है। पॉजिटिव मोटिवेशंस के अंतर्गत कर्मचारियों को जो है आप इंसेंटिव, उनकी सैलरी बढ़ाकर, बोनस, जोशीले भाषण, क्लैपिंग्स, पॉजिटिव वे में अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। परंतु कभी कभी कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए दंड का भी सहारा लिया जाता है। कर्मचारियों को चेतावनी देकर, उनकी सैलरी काटने की धमकी देकर, नौकरी से निकालने की धमकी देकर भी कर्मचारियों को जो है कार्य के प्रति मोटिवेशंस किया जाता है। वर्तमान समय में पॉजिटिव मोटिवेशंस के द्वारा ही कर्मचारियों को अच्छे से ढंग से मोटिवेट किया जा सकता है और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।
अगला पॉइंट है कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. कंट्रोलिंग फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है मैनेजमेंट का. इसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य हैं उनके अनुसार हमारा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है. यदि ऑर्गेनाइजेशंस के पूर्व निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुसार हमारा काम नहीं चल रहा है तो क्या कारण है, क्या फैक्टर्स है जिसके कारण डेविएशंस आ रहा है. उन कारणों को हम पता लगाते हैं और उन कारणों को दूर करते हैं. यदि ऑर्गेनाइजेशंस में हमने सोचा है कि स्मूथ गति से काम होता रहेगा, प्रभावी रूप से हमारे व्यवसाय का संचालन, बिजनेस का संचालन होता रहेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस एम्प्लॉय में बहुत ज्यादा हो रहा है, हड़ताल, स्ट्राइक, तालेबंदी हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन में हिंसा हो रही है, तो हम उन कारणों का पता लगाते हैं कि क्यों हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है. हो सकता है उसके कई कारण हो. एम्प्लॉय जो है वो सैलरी से सेटिस्फाई ना हो, मैनेजमेंट जो है उसका पर्यवेक्षण ठीक ना हो. तो हम उन कारणों का पता लगाते हैं और उन कारणों को दूर करते हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यों को पा सकता है. अगला पॉइंट है कोऑर्डिनेशंस. कोऑर्डिनेशंस में बी डिफाइंड एज ऑन ऑनगोइंग प्रोसेस वेयर बाय द मैनेजर डेवलप एन इंटीग्रेटेड orderly and synchronized pattern of group effort among subordinates and try to attain unity of effort in the pursuit of a common purpose. यदि हॉकी या फुटबॉल के गेम में अगर एक खिलाड़ी स्वयं ही सारे गोल करने की कोशिश करेगा तो वो टीम कभी भी जीत नहीं पाएगी. यही काम कोऑर्डिनेशंस का होता है. एक ऑर्गेनाइजेशंस में जहां बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, वहां एक कर्मचारियों का दूसरे कर्मचारियों के साथ, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, एक अधिकारी का अपने अधीनस्थों के साथ आपसी तालमेल और एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए. ऐसा नहीं होने से प्रत्येक कर्मचारी अपनी ढपली अपनी राग निकालेगा और इससे ऑर्गेनाइजेशंस में वैमनस्यता को बढ़ावा मिलेगा. ऑर्गेनाइजेशंस में स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, तनाव, ये सारी चीजें होंगी और ऑर्गेनाइजेशंस अपने मूल उद्देश्यों से भटक जाएगा. ये थे प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत मैनेजमेंट के कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी होते हैं. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट्स के, जिसके अंतर्गत कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशंस आता है. कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी इंटरेक्ट विथ ईच अदर. इन अ बिजनेस मैनेजमेंट, आइडियाज, ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शन, सजेशंस have to be exchanged among the managerial staff for the purpose of planning, executing or operating the business policies. Organizations के अंतर्गत जो policies होते हैं, instructions होते हैं, उन्हें flow करने की आवश्यकता होती है. कम्युनिकेशंस के द्वारा जो है इंफॉर्मेशंस का फ्लो जो है ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाता है. प्रभावी संप्रेषण से ही ऑर्गेनाइजेशंस अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है. अगला पॉइंट है डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए कोर्स ऑफ एक्शंस फ्रॉम एमंग द अल्टरनेटिव्स. डिसीजन मेकिंग हेल्प्स इन द स्मूथ रनिंग ऑफ द इंटरप्राइजेस. डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशंस में, और ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी काम होता है वह डिसीजन मेकिंग के बेस पे ही किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशंस. इनोवेशन मीन्स समथिंग न्यू विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. वर्तमान गलाकाट प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए सिर्फ वही संस्था, ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ सकता है जो कुछ नए चीजों का इनोवेशंस करता है और जिसके ऑर्गेनाइजेशंस में नई मशीन, नई टेक्नोलॉजी, नई वस्तुओं का जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है एवं डेवलपमेंट किया जाता है. दिस सब्सिडरी फंक्शंस रिलेट टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इज एसेंशियल इन द एज ऑफ द कॉम्पिटिशंस. तो ये सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट्स है. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत सबसे पहले प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग. ये प्रक्रियाएं चलती रहती है. ऑलरेडी इसे हमने पिछले स्लाइड्स में हमने इसकी स्टडी किया हुआ है. अगला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. सामान्य भाषा में एडमिनिस्ट्रेशंस और मैनेजमेंट को एक ही समझा जाता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ भेद हैं. एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द पॉलिसी मेकिंग while the management is concerned with the implementations of the policy. एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए विजन बनाता है, मिशन बनाता है, पॉलिसी को निर्धारित करता है, उसके लिए जो लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण करता है, जबकि मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बनाए गए पॉलिसी, विजन, मिशन और उसके जो लक्ष्य होते हैं उन्हें इंप्लीमेंट करने का कार्य करता है.
Its functions are legislative and largely determinative, and management's functions are executive and largely governing. एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत प्लानिंग एवं ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जबकि मैनेजमेंट के अंतर्गत मोटिवेशन एवं कंट्रोलिंग फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। चूंकि एडमिनिस्ट्रेशंस का कार्य जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पॉलिसी बनाना, उद्देश्यों को निर्धारित करना, विजन बनाना, मिशन बनाना होता है, इसलिए ये सारे कार्य जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि इट रिलेट्स टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जबकि मैनेजमेंट रिलेट टू द मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि इसका काम टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए पॉलिसीज और उद्देश्यों को क्रियान्वित करने का होता है। द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्टली यूज्ड इन द गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर, व्हाइल द मैनेजमेंट इज मोस्टली यूज्ड इन द प्राइवेट सेक्टर। यदि हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का यूज ज्यादा होता है, जबकि मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर में शब्द उसका यूज ज्यादा किया जाता है। द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। Top level management is the ultimate source of the authority and it lays down the goals, policy and plans for the enterprises. This level is accountable to the owner of the business of the overall management. Example, the board of director and chief executives. Top level management का कार्य जो होता है वो organizations के लिए विजन बनाना, मिशन बनाना, पॉलिसी का फॉर्मुलेशंस करना, organizations को होल मानकर जो एक पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की स्थापना करना होता है। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के कार्य होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव इसके एग्जांपल होते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, द जॉब ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी एंड प्लान framed by the top level management. It serves as the essential link between the top level management and the lower or operative level. They are responsible to the top level management for the functioning of their department. It consists departmental or sectional heads. मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कार्य टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए पॉलिसीज जो हैं, उद्देश्यों हैं, उन्हें इंप्लीमेंट कराने का होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। द नेक्स्ट है लोअर और ऑपरेटिव लेवल मैनेजमेंट। लोअर और ऑपरेटिव मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट कंसिस्ट द फोरमैन, सुपरवाइजर, सेल्स ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर। जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल ऑपरेशंस होता है उसे लीड करने का कार्य, उसको मैनेज करने का कार्य जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। और फोरमैन, पर्यवेक्षक जो है सेल्स ऑफिसर, इसके एग्जाम्पल होते हैं। अगला हमारा बिंदु है मैनेजरियल रूल्स। मैनेजरियल रूल्स को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि रूल्स क्या होता है। रोल इज अ ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ बिहेवियर। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को विभिन्न परिस्थितियों और सिचुएशंस के अनुसार अलग अलग रोल प्ले करने होते हैं। हेनरी मिंचबर्ग ने मैनेजर्स के द्वारा अपनाए गए इन रोल को 10 भागों में डिवाइड किया है। इन 10 भाग रोल को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल्स और डिसीजनल रोल्स। इंटरपर्सनल रोल्स के अंतर्गत 3 रोल्स आते हैं, फिगर हेड रोल्स, लीडर रोल्स और लाइजन रोल्स। सेकेंड है इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल्स के अंतर्गत मैनेजर को 3 प्रकार के रोल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, मॉनिटर रोल्स, डिससेमिनेटर रोल्स और स्पोक्स पर्सन रोल्स। थर्ड पॉइंट है डिसीजनल रोल्स। डिसीजनल रोल्स के अंतर्गत एंटरप्रेन्योर रोल, डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल्स, रिसोर्स एलोकेटर रोल्स और नेगोशिएटर रोल्स आता है। इंटरपर्सनल रोल्स इंटरपर्सनल रिलेशन से संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले फिगर हेड रोल्स आता है। इन द फिगर हेड रोल्स द मैनेजर रिप्रेजेंट द कंपनी लीगली एंड सोशली टू द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। इसके लिए मैनेजर्स जो है वो अपने एम्प्लॉय, कर्मचारी है, उनकी शादी में, उनकी बिटिया की शादी में अटेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशंस में आने वाले जो गेस्ट हैं, डिग्नेटरीज हैं, उन्हें एंटरटेन करने का कार्य करता है। सेकेंड जो रोल है वो है लाइजन रोल्स। द मैनेजर इंटरेक्ट विद द पीयर्स एंड पीपल आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। Top level managers use the liaison roles to gain the favor and informations, while the supervisor use it to maintain the routine flow of the work. Liaison roles के अंतर्गत एक मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर के लोगों के साथ रिलेशन बनाना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है, कॉन्टेक्ट बनाना होता है। ये कंज्यूमर, सप्लायर या फिर वकील
चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी हो सकते हैं। ये रोल उसे बाहर के एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करने में मदद करता है। थर्ड है लीडरशिप रोल। लीडर रोल्स के अंतर्गत मैनेजर मोटिवेट एंड डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। लीडरशिप रोल के अंतर्गत मैनेजर्स अपने एम्प्लॉय को लीड करता है, कोच करता है, डायरेक्ट करता है, मोटिवेट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। सेकेंड रोल है इंफॉर्मेशनल रोल्स। इंफॉर्मेशनल रोल्स के अंतर्गत फर्स्ट है मॉनिटर रोल्स। In the role of the monitor, manager receive and collect informations. The information collected by scanning the environment facilitate managerial decision making functions. Monitor roles के अंतर्गत managers जो है वो informations को gather करता है, collect करता है और उसके बेस पे वो rational decision लेता है। Disseminator roles. In the role of the disseminator, the manager transmit the special information into the organizations. जो कुछ भी informations एक मैनेजर ने कलेक्ट किया हुआ है उसे डिपार्टमेंट और व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार फ्लो करता है, ट्रांसफर करता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कंज्यूमर्स की नीड और आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्ट बनाता है, मॉडिफिकेशंस करता है। जो कंज्यूमर से जो सर्वे किए जाते हैं उसके फीडबैक के आधार पर जो इंफॉर्मेशन मैनेजर को मिलता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करता है, जिससे कि कंज्यूमर की नीड और आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्ट बनाया जा सके, उसमें मॉडिफिकेशंस किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है स्पोक पर्सन रोल्स। इन द रोल ऑफ द स्पोक पर्सन, मैनेजर डिससेमिनेट द ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन इनटू द एनवायरमेंट। द मैनेजर इन्फॉर्म एंड सेटिस्फाई द वेरियस पीपल who influence the organizational goals. स्पोक पर्सन के रूप में एक मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशंस के इंफॉर्मेशंस को ऐसे लोगों को ट्रांसफर करता है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में प्रभावित करते हैं। वह एक प्रवक्ता के रूप में ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता है। डिसीजनल रूल्स। फर्स्ट है एंटरप्रेन्योर रोल। मैनेजर इनिशिएट द चेंज। The manager seek and identify the opportunity to promote the needed change. मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क लेता है। मैनेजर चेंज इनिशिएट करता है, चेंज स्ट्रेटेजी बनाता है और उसको इंप्लीमेंट करने का कार्य मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है। यह कार्य उसके एंटरप्रेन्योर रोल के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड है डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल्स। जब भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम होता है उस समय कार्य के दौरान बहुत सारे व्यवधान आती हैं, समस्याएं आती हैं, जैसे हड़ताल, स्ट्राइक, तालेबंदी, सही समय पर रॉ मटेरियल का ना मिलना, मशीन का खराब हो जाना। ऐसे विषम परिस्थितियों में मैनेजर जो है संकट मोचक की भूमिका अपनाता है। यह उसे डिस्टर्बेंस हैंडलर का रोल कहा जा सकता है। रिसोर्स एलोकेटर रोल्स। In the resource allocator roles, the manager choose as to where the organization will expend its effort. This role deals with the allocation of scarce resources to various requests. हमेशा यह माना जाता है कि रिसोर्स हमेशा लिमिट मात्रा में होते हैं। प्रत्येक डिपार्टमेंट के द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अधिक से अधिक रिसोर्स पाने के लिए प्रयास किया जाता है। मैनेजर जो है प्रायोरिटी के हिसाब से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस रिसोर्स का करता है, जिससे प्रायोरिटी के बेसिस पे सभी डिपार्टमेंट को वो रिसोर्स जो है वो प्रॉपर उचित मात्रा में मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है नेगोशिएटर रोल्स। इन द नेगोशिएटर रोल्स द मैनेजर नेगोशिएट ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में जब मैनेजर को नेगोशिएट करना पड़ता है। एक एचआर मैनेजर को अपने एम्प्लॉय के साथ सैलरी के लेकर नेगोशिएशंस करना पड़ता है। एक परचेस मैनेजर को रॉ मटेरियल के परचेसिंग के समय उसके रेट को लेकर नेगोशिएशन करना पड़ता है। कभी कभी जो है ट्रेड यूनियन के साथ मैनेजर्स को नेगोशिएशंस करना पड़ता है। तो यह रोल नेगोशिएटर रोल्स के रूप में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजरियल स्किल। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि स्किल क्या होता है। स्किल कार्य करने की योग्यता है। स्किल दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की योग्यता है। स्किल डिसीजन मेकिंग की योग्यता होती है। तो एक मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशंस के सुचारू और सफल संचालन के लिए निम्नलिखित जो है स्किल्स होने चाहिए। कॉन्सेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। कॉन्सेप्चुअल स्किल इज द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी
एक्टिविटीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं, उन्हें इंटीग्रेट करना, उनका एकीकृत और समन्वित करने की योग्यता जो ही कॉन्सेप्चुअल स्किल कही जाती है। कॉन्सेप्चुअल स्किल के अंतर्गत मैनेजर्स के पास एक दूरदर्शिता होती है, एक सोचने समझने की उसकी क्षमता होती है, एक उसका विजन होता है जिसके अंतर्गत वह स्वॉट एनालिसिस करता है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानता है, अपने बिजनेस व्यवसाय में आने वाले अपॉर्चुनिटी को, अवसर को समझता है और यह देखता है कि उन अवसर का कैसे फायदा उठाया जा सकता है। वह अपने बिजनेस के सामने आने वाली चुनौतियों को समझता है और इन सब का सामना करते हुए, इन सबको आइडेंटिफाई करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल के लिए बैलेंस्ड और रैशनल डिसीजन लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल इज द एबिलिटी टू वर्क विथ, अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट अदर पीपल एज इंडिविजुअल और इन अ ग्रुप। ह्यूमन स्किल के अंतर्गत एक कर्मचारियों को मशीन नहीं समझा जाता है, उसे एक ह्यूमन बीइंग समझा जाता है। कर्मचारियों को समझना, उनकी भावनाओं को समझना, उनकी समस्याओं को समझना और उनकी समस्याओं को समझने के लिए लगातार प्रयास करना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें डायरेक्शंस देना, ये सारी जो एक्टिविटीज है, ये इनकी सारी योग्यताएं जो है वो ह्यूमन स्किल्स के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल इज द एबिलिटी टू यूज द प्रोसीजर, टेक्निक्स एंड नॉलेज ऑफ द स्पेसिफाइड फील्ड्स। जो पर्टिकुलर जो ऑपरेशन किया जाता है, जो काम करते हैं, उस कार्य को करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिस योग्यता की आवश्यकता होती है उसे टेक्निकल स्किल कहा जाता है। जैसे एक अकाउंटेंट को अकाउंटिंग प्रोसीजर का ज्ञान होना चाहिए, उसे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ज्ञान होना चाहिए, उसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ज्ञान होना चाहिए, यह उसकी टेक्निकल स्किल्स के अंतर्गत आता है। आइए अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट्स, कि मैनेजमेंट्स के क्या फायदे हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज द मैनेजमेंट विच मेक द पीपल रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप एंड डायरेक्ट देयर एफर्ट टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट जो है संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों से उनके कर्मचारियों का परिचय करवाता है और कर्मचारियों को लीड करता है, डायरेक्ट करता है, मोटिवेट करता है उन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पाने के लिए। सेकेंड है, मैनेजमेंट इज अ वे टू यूटिलाइज द रिसोर्स ऑप्टिमली। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा है कि रिसोर्स हमेशा लिमिट मात्रा में होते हैं। रिसोर्स मशीन, मैन, मनी, मटेरियल, मेथड कुछ भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट के द्वारा रिसोर्स का उचित जो है दोहन किया जाता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो रिसोर्स का मैनेजमेंट के, प्रभावी मैनेजमेंट के द्वारा ही संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, थ्रू द बेटर प्लानिंग, साउंड organizations and effective control, management enable the concern to reduce the cost and enable an enterprises to face the cutthroat competitions। वर्तमान गलाकाट प्रतिस्पर्धा का सामना वही कंपनी कर सकती है, वही संस्था कर सकती है जो अपने लागत में कमी लाए, और लागत में कमी लाने के बहुत सारे जो है उपायों को देखा जाता है। यदि मैनेजमेंट प्रभावी है, बहुत अच्छे आपके ऑर्गेनाइजेशंस में प्लानिंग होती है, बहुत अच्छे तरीके से है कंट्रोलिंग की जाती है, एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है, प्रभावी संप्रेषण व्यवस्था होती है, इनोवेशंस होता है, तो इसके कारण जो है ऑर्गेनाइजेशंस की लागत में कमी होती है और ऑर्गेनाइजेशंस अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होती है। मैनेजमेंट इंश्योर द एफिशिएंट एंड smooth running of business through the better planning, sound organizations and effective controls and various tools of management। better planning, sound organizations, effective control, proper motivations, इसके द्वारा organizations जो है वो सुचारू और सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट प्रोवाइड द न्यू आइडियाज, इमेजिनेशन एंड विजन टू द ऑर्गेनाइजेशंस। मैनेजमेंट के द्वारा जो है ऑर्गेनाइजेशंस में नए नए आइडियाज दिए जाते हैं, मैनेजमेंट इनोवेशंस लाता है, मैनेजमेंट में रचनात्मकता लाता है जिससे ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रोथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट मोल्ड द इंटरप्राइजेस इज चेंजिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल बहुत सारे एनवायरमेंट परिवर्तन आते रहते हैं। कस्टमर का टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस के कारण और संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को इन लगातार होने वाले परिवर्तनों के अनुसार ढालता है। जब मैनेजमेंट जो है ये सारी चीजें अगर मैनेजमेंट्स में होती है, इसके साथ ही मैनेजमेंट में नए नए रोजगार के अवसर भी क्रिएट होते हैं, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, पर कैपिटल में इनकम
में वृद्धि होती है, पर कैपिटल इनकम में, नेशनल इनकम में वृद्धि होती है, और इससे गवर्नमेंट को भी और समाज को, मैन्युफैक्चरर को, कस्टमर को, ऑर्गेनाइजेशंस को, सोसाइटी को एक फायदा होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, लेवल ऑफ मैनेजमेंट को देखा, मैनेजरियल स्किल्स और मैनेजरियल रूल्स को समझा। आज हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशंस और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, और इसके साथ में मैनेजमेंट की भूमिका पर भी हमने चर्चा किया। धन्यवाद।